हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको 12th केमिस्ट्री में चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 5 सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन जो है आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर के हैं, ठीक है, यानी कि पृष्ठ रसायन चैप्टर जो आपका है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट है 15, यानी कि 1500, ठीक है। तो अगर आप लोग इस टारगेट को पूरा करते हैं तो मैं आपके भी टारगेट को पूरा करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसमें, क्योंकि ये पृष्ठ रसायन चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वह अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक से आप क्या समझते हैं। जो आपका पृष्ठ रसायन है इसमें आपको अधिशोषण, जो एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, इसको पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसी अधिशोषण में अधिशोष्य और अधिशोषक भाग लेते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि तीनों का अर्थ बताइए कि अधिशोषण, अधिशोष्य तथा अधिशोषक क्या है। पांचों क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। देखिए, मैं इस चित्र के साथ आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अधिशोषण की। अधिशोषण जो है एक प्रक्रिया है, किसी ठोस अथवा द्रव के पृष्ठ द्वारा किसी पदार्थ के अणुओं को आकर्षित और धारित करने की परिघटना, जिसके कारण अणुओं की पृष्ठ पर सांद्रता में वृद्धि हो जाती है, अधिशोषण कहलाती है। यानी कि अगर सामान्य भाषा में कहें तो किसी ठोस या द्रव की सतह पर पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने का जो प्रक्रम है उसे हम लोग अधिशोषण कहते हैं, ठीक है। इस चित्र में आपकी 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये पूरा एक चित्र है जो प्रक्रिया आपकी अधिशोषण कहलाती है, ठीक है। इसके बीच में यानी कि यहाँ पर आपको एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर ये आपका एक पृष्ठ है, ठीक है। इस पृष्ठ पर बहुत सारे छोटे छोटे देखिए हैं गोले, इनको हम लोग कहेंगे अधिशोष्य, और जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम कहेंगे अधिशोषक। एक बार फिर से समझिए, अधिशोषण किसे कहते हैं, यानी कि किसी पृष्ठ द्वारा पदार्थ के अणुओं को ग्रहण या धारण करने की प्रक्रिया को हम अधिशोषण कहते हैं। अब किस पदार्थ, यानी कि जो पदार्थ पृष्ठ पर, जिस पदार्थ का पृष्ठ पर अवशोषण होता है उसे हम लोग अधिशोष्य कहते हैं। जिस पृष्ठ पर अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं अधिशोष्य। अधिशोष्य क्या है, वह पदार्थ जो कि पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है अधिशोष्य कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ इस पृष्ठ पर सांद्रित या संचित होता है वो अधिशोष्य कहलाता है, ठीक है। ये तो छोटे छोटे आपको गोले दिख रहे हैं, ये पदार्थ हैं, ठीक है, जो कि इस पृष्ठ पर एकत्रित हैं, ये आपके अधिशोष्य कहलाएंगे। और जो पृष्ठ है आपका ये अधिशोषक कहलाएगा। तो देखिए, आगे लिखा हुआ है कि वह पदार्थ जिसके पृष्ठ द्वारा अधिशोषण होता है अधिशोषक कहलाता है। यानी कि ये जो पृष्ठ है ये किसी पदार्थ का बना है, तो इस पृष्ठ पर जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है उस पृष्ठ को हम अधिशोषक कहते हैं। यानी कि ये जो पृष्ठ है ये किसी पदार्थ का बना है, उस पदार्थ को हम अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। तो तीनों का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अधिशोषण क्या है, किसी पृष्ठ द्वारा पदार्थ के अणुओं को, यानी कि अधिशोष्य को संग्रहित या संचित करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग कहते हैं प्रक्रिया को अधिशोषण। जो पदार्थ इस पृष्ठ पर एकत्रित होता है उसे हम अधिशोष्य कहते हैं। और ये जो पृष्ठ है, जिस पदार्थ, ये पृष्ठ जो पदार्थ है इस पर जो अधिशोष्य एकत्रित होता है, इस पृष्ठ को, इस पदार्थ को हम अधिशोषक कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों आपका डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इससे पहले भी मैं जब चैप्टर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको इन सभी के बारे में डीपली बताया था, ठीक है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। यानी कि जो धुआं है, आपने धुआं देखा होगा, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम क्या है। परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब जो चीजें छिपी हों, ठीक है। परिक्षेपण माध्यम का मतलब जो हमें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो देखिए, धुआं आपने देखा होगा वो गैस के रूप में उड़ता है, ठीक है। धुआं जब देखें आप, तो जो इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था है वो ठोस है, लेकिन जो परिक्षेपण माध्यम है वो गैस है, क्योंकि परिक्षेपण माध्यम जो है ये हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। तो देखिए, जब आप धुएं को देखते होंगे तो आपको लगता होगा गैस है, ठीक है। तो परिक्षेपण माध्यम आपकी गैस है, लेकिन जो प्रक्षिप्त प्रावस्था जो उसमें छुपी हुई है, छोटे छोटे कण, सॉलिड, ठोस, ठीक है, तो वो आपका ठोस जो है परिक्षिप्त प्रावस्था है, जो कि उस
धुएं में छिपी होती है। छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हें हम प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम ठोस, यानी कि उस गैस में जो है ठोस होते हैं। तो धुएं में आपका जो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगा वो ठोस होगा, जो परिक्षेपण माध्यम होगा वो गैस होगा, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि नैनो पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनो अर्थात 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर्गत होता है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 नैनोमीटर से, ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच हो, यानी कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर्गत हो, उसे हम लोग नैनो पदार्थ कहते हैं। तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 100 नैनोमीटर हमें याद रखना है। बाकी आपका डेफिनेशन जो है इसी में है, यानी कि जिन पदार्थ का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होगा उसी को हम कहेंगे नैनो पदार्थ, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, ठोस एरोसॉल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ठोस एरोसॉल, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। यानी कि ठोस एरोसॉल किसे कहेंगे, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, प्रक्षिप्त अवस्था जो है ठोस हो, जो उसमें छिपी है वो ठोस के रूप में हो, तथा परिक्षेपण माध्यम जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है वो गैस हो, तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले, धुएं में होता क्या है, जो हमें दिखाई देता है वो गैस होता है, तो वो परिक्षेपण माध्यम होगा। जो उसमें छिपी है छोटे छोटे कण वो ठोस होते हैं, तो प्रक्षिप्त प्रावस्था होगी, ठीक है। तो प्रक्षिप्त प्रावस्था अगर ठोस हो और परिक्षेपण माध्यम गैस हो तो उसे हम कहते हैं ठोस एरोसॉल, ठीक है, उस कोलाइडी विलयन को। इसका एग्जाम्पल जो है वो है धुआं और ज्वालामुखी का लावा, ठीक है। ये जो है ठोस एरोसॉल के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आया? तो इस एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें जो कुछ भी दिया गया है, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो धुआं होता है उसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होता है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन हमारा आता है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में कौन अधिक अस्थायी होते हैं, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि जो आपके द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड, इनमें कौन अधिक स्टैटिक होंगे, अधिक अस्थायी होंगे, दोनों के एक एक उदाहरण देना है। तो देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो द्रव से स्नेह करते हैं, यानी कि द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत ही कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव विरोधी का मतलब जो द्रव से विरोध करते हैं, यानी कि द्रव के संपर्क में आने पर तुरंत कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। पूछा जा रहा है दोनों में कौन अधिक अस्थायी होते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं ये अधिक अस्थायी होते हैं द्रव विरोधी कोलाइड की तुलना में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में कौन अधिक अस्थायी होते हैं, तो आपको आंसर देना है द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड का एग्जाम्पल होगा गोंद, जिलेटिन आदि, यानी कि जिलेटिन और गोंद जो है ये आपके द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, ठीक है। और द्रव विरोधी कोलाइड कौन होते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला होता है FeOH का होल थ्राइज, और सॉल, ये आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड का एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गया। आपसे बहुविकल्पीय प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि द्रव स्नेही कोलाइड निम्न में से कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड है, इसी में से आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, वो आपको बताना होगा, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। ऐसे द्रव विरोधी कोलाइड में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा द्रव विरोधी कोलाइड है, जिलेटिन, गोंद, फेरिक हाइड्रोक्साइड, तो आपको आंसर देना है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पांचों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये पांचों क्वेश्चन आपके पृष्ठ रसायन चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, जिसमें मैंने आपको सभी बता दिए हैं, और इसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगातार प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में क्वेरी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।